हाय एवरीवन, फटाफट से हम लोग ये न्यूज़ देखते हैं। नेशनल गाइडलाइंस फॉर द जीन थेरेपी, ये एक नया टॉपिक है जो कि गाइडलाइंस है किसके द्वारा बनाई गई हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा बनाई गई हैं। किस लिए बनाई गई? जीन थेरेपी प्रोडक्ट्स और क्लिनिकल ट्रायल के रिलेटेड बनाई गई हैं। जितने भी जीन थेरेपी के प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं और उनके ट्रायल के लिए ये बनाई गई है। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें बाद में बहुत अच्छे से डिफ़ाइन करी गई हैं, तो हम लोग इसको यहाँ पर अवॉइड करेंगे। यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं जीन थेरेपी प्रोडक्ट की। जीन थेरेपी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? एक ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि मॉडिफिकेशन कर देते हैं आपके जीनोम में, ताकि जो भी प्रॉब्लम हो वो सॉल्व हो सके। जेनेटिक लेवल पे ये लोग काम करते हैं। जीटीपीज कैसे वर्क करता है? या तो फिर वो रिपेयर करेगा, या तो रिप्लेस करेगा, या तो डीएक्टिवेट करेगा। किसको? डिसीज़ कॉजिंग जीन को। अभी डिसीज़ कॉजिंग जीन को अगर डीएक्टिवेट कर देता है, रिप्लेस कर देता है या रिपेयर कर देता है, तो क्या होगा? जो डिसफंक्शनल हो रहा था वो अब फंक्शन नॉर्मल करेगा। जीटीपी क्या इंक्लूड करती है? रिकॉम्बिनेंट वायरल जीनोम, नॉन वायरल एंड दी बैक्टीरियल। इतना कुछ याद करने के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो हम लोग बात कर लेते हैं मॉडिफिकेशंस की। मॉडिफिकेशन किसके थ्रू होता है? CRISPR टेक्नोलॉजी के थ्रू होता है। ये एक टाइप का सीक्वेंस होता है जो कि एक एंजाइम के साथ मिलके डीएनए को हटाता है, डीएनए को कट करता है, जिसके कारण अनवांटेड डीएनए जो है वो जीनोम से कट हो जाता है। एक्स विवो जेनेटिक मॉडिफिकेशन सेल्स जो हैं वो ये सेल्स हैं। इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार पढ़ लीजिएगा। इसके बाद नैनो बेस्ड इंटरवेंशंस क्या होता है? एक ऐसा जेनेटिक मटेरियल जो कि क्लिनिकल थेरेपी के लिए काम आए, उसे हम लोग कहते हैं नैनो बेस्ड इंटरवेंशन। इसके अलावा जीन वैक्सीन्स क्या होती हैं? जीन वैक्सीन्स ऐसी वैक्सीन्स होती हैं जिसका फाइनल प्रोडक्ट क्या हो? न्यूक्लिक एसिड हो। न्यूक्लिक एसिड में हमें फाइनल प्रोडक्ट मिले तो उसे हम कहते हैं जीन वैक्सीन्स। ये वैक्सीनेशन के काम आती है और थेरेपी के काम आती है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर एक टॉपिक को कन्फ्यूज़न करके रखा है। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एज इट इज़ भी आ सकता है। इसमें क्या है? न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स। इसके ऊपर एग्जामिनर नहीं खेलेगा क्योंकि ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है, तो इतना कुछ उसको उम्मीद नहीं होगी सारे बच्चों को याद रहे। यहाँ पर वो किस बात पे खेलेगा? यहाँ पर खेलेगा कि जीटीपीज जो हैं वो न्यू ड्रग कैटेगरी में आती हैं और ये आएंगी। अब ये स्टेटमेंट आपको गलत भी लग सकता है, सही भी लग सकता है, तो आपको इस क्या करना है, इसको याद रखना है कि जीटीपीज जो हैं जीनोमिक प्रोडक्ट्स जो हैं हमारे, वो जो हैं न्यू ड्रग्स कैटेगरी में आते हैं। इस बात का आपका ध्यान रखना है। अब जेनेटिक थेरेपी की बात कर लें तो जेनेटिक थेरेपी में क्या है? जेनेटिक थेरेपी में क्या होता है? वही रिमूवल और चेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन इंडिविजुअल, ताकि वो ठीक से काम कर सके। इसके अलावा दो तरीके के होते हैं। जर्म लाइन जीन थेरेपी होती है और सोमैटिक जीन थेरेपी होती है। जर्म लाइन जीन थेरेपी जो है वो इंडिया में बैंड है, इनलीगल है, क्योंकि इंडिया के अनुसार वो जो है वो एथिकल रूप से सही नहीं है। इसके अलावा सोमैटिक जीन थेरेपी हम लोग के यहाँ पाई जाती है और ये लीगल है इंडिया में। और इसको किस तरीके से किया जाता है? CRISPR टेक्नोलॉजी से और दूसरी टेक्नोलॉजी से किया जाता है। एक्स वीवो और इन वीवो दो टाइप की होती हैं। एक्स वीवो में क्या होता है? सेल को बाहर निकाला जाता है, उसे मॉडिफाइड करा जाता है, देन उसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है इंडिविजुअल में। ये हुआ एक्स मीन्स बाहर। इन वीवो में क्या होता है? जीन ऑफ इंटरेस्ट को किसी की बॉडी के अंदर ही डाल देते हैं, फिर उसके बाद जो वो फंक्शन करता है वो सही करता है अपना आप। उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी जो है अनप्रिडिक्टेबल है, क्या ह्यूमन बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ताकि एथिकल रूप से कोई भी मिसयूज़ ना हो पाए जीन थेरेपी का, इसके लिए कुछ नेसेसरी गाइडलाइंस बनाई गई हैं। अब इंडिया में इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इंडिया में 70 मिलियंस तक के लोग जो हैं वो जेनेटिक इनहेरिटेंट डिसीज़ से ग्रसित हैं। जेनेटिक इनहेरिटेंस डिसीज़ क्या होती है? जेनेटिक इनहेरिटेंस डिसीज़ का मतलब होता है जो जनरेशन टू जनरेशन पास होती है। इनमें से सिकल सेल एनीमिया और डायबिटीज़ जैसी बहुत सारी बीमारियां हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम लोग कुछ गाइडलाइंस की। की गाइडलाइंस में क्या है? एप्लीकेबिलिटी, मतलब जितने भी यहाँ पर ऑल पे ध्यान दीजिएगा, ऑल स्टेक होल्डर और जितने भी इस फील्ड से रिलेटेड लोग हैं, रिसर्चर हो, क्लिनिकल हो, रेगुलेटरी कमिटीज़ हो, इंडस्ट्री हो, पेशेंट सपोर्ट हो, सबको ये गाइडलाइंस माननी है। अब इसमें गाइडलाइंस में क्या है? जब भी क्लिनिकल ट्रायल्स होगा, क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होता है? जब कोई दवा बनती है तो उसका ट्रायल होता है, देन नॉर्मल, देन एनिमल पे, देन उसके बाद ह्यूमन पे। जब भी ह्यूमन लेवल पे ट्रायल होगा तो ह्यूमन राइट, सेफ्टी, डिग्निटी का पूरा ध्यान रखा जाएगा और रिस्क को सबसे मिनिमाइज करके रखा जाएगा।
अब मैकेनिज्म को, अब ये सब बना तो दिया, लेकिन इसको देखेगा कौन, इसकी आपको पूरी खबर कौन देगा, इसकी पूरी की पूरी देखरेख करेगा जीन थेरेपी एडवाइजरी एंड इवैक्यूएशन कमेटी। अब यहाँ पर ये बात उठी कि जिस भी इंस्टीट्यूट में ये काम हो, जीटीपीस के काम हो, वहाँ पर इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमेटी होनी ही चाहिए। जहाँ पर ये नहीं है कमेटी, वहाँ पर ये काम नहीं हो सकता। अब यहाँ पर हम लोग दूसरे देख लेते हैं, जहाँ पर भी ह्यूमन पे ये रिसर्च होगी, ये मटेरियल यूज़ करा जाएगा, प्रोक्यूर करा जाएगा, वहाँ पर जो है एथिकल कमेटी होनी ज़रूरी है। जिसमें है बस उन्हीं पे ये काम हो सकता है। अब जितने भी क्लिनिकल ट्रायल्स हैं वहाँ पर क्लिनिकल ट्रायल्स रजिस्ट्री होनी चाहिए, रजिस्टर्ड होने चाहिए। वो जितने भी क्लिनिक हैं जो रजिस्टर्ड हैं इंडिया में रजिस्टर्ड हैं जितने क्लिनिक, प्लस उन्हीं पे ही ये काम हो सकता है। अब यहाँ पर ऑनलाइन पब्लिक रजिस्ट्रेशन फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स भी करा जा रहा है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है किसी भी स्टेक होल्डर की, अगर इस यहाँ पर कोई इन्वेस्टर्स हैं तो इन्वेस्टिगेशन के थ्रू उसको जो है रिस्पेक्ट करना है और अवॉइड करना है कि इसका मिसयूज़ ना हो। इन्वेस्टिगेटर्स को ये इंश्योर करना है कि जितना भी बायोलॉजिकल मटेरियल है उसका कोई भी गलत इस्तेमाल ना हो पाए। अब इसके स्टोरेज और डिस्पोजल में क्या है, जितना भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो बायोसेफ्टी रिकॉम्बिनेंट डीएनए रिसर्च एंड बायो कमेटी करेगी। इसके अलावा जो जीटीपी है वो फॉरेन से अगर कोई जीटीपी आता है तो फिर उसका डायरेक्टली अगर कभी ह्यूमन पे ट्रायल नहीं हुआ है तो इंडिया पे आके वो डायरेक्टली ह्यूमन पे ट्रायल नहीं कर सकते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। और जब भी कोई भी इन्वेस्टिगेशन हो और डेमोस्ट्रेशन हो तो रिस्पेक्ट करना है उस पेशेंट के एनाटॉमिक ऑटोनॉमी का और प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है। अब अगर उसका बड़े पैमाने पे अगर मैन्युफैक्चरिंग होता है तो किस बात का ध्यान रखना है, पर्सनल ट्रेनिंग का और क्वालिटी कंट्रोल का। क्वालिटी में यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा। जितना भी वेस्ट मटेरियल है जीटीपी का, जितना भी लेफ़्ट ओवर मटेरियल है, उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है, उसका जो ख़त्म करने का तरीका है, उसे प्रोसेस करने का तरीका है, वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट होना चाहिए। और इसका ख्याल कौन रखेगा, बायोहैज़ार्ड डिस्पोजल प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपको पता होनी चाहिए। जीन क्या होता है, हमारे डीएनए या तो फिर आरएनए, हमारे पास तो डीएनए होता है लेकिन जेनेटिक मटेरियल आरएनए भी होता है, उसका कोई छोटा सा सीक्वेंस, छोटा सा पार्ट को हम लोग कहते हैं जीन। जिसके उस जीन के कारण क्या होता है, किसी भी जीन के कारण प्रोटीन बनता है स्पेसिफिक, तो उसको कहते हैं जीन। अगर ये हम लोग पूरे ह्यूमन के एंटायर जीन सीक्वेंस की बात करें तो वो उस टर्म को कह लिया जाता है जीनोम। जीनोम और जीन में क्या डिफरेंस है, जीनोम जो है वो होल डीएनए की बात करी जा रही है, जीन में एक छोटे से पार्ट की बात करी जा रही है। जर्म लाइन क्या होता है, किसी भी एग या स्पर्म जो कि हमारे पास आउट होते हैं जनरेशन टू जनरेशन इनहेरिटेड, उस अगर जेनेटिक मटेरियल की बात की जाए तो उसे कहते हैं जर्म लाइन। जीनोम मैपिंग क्या होती है, अगर हम किसी भी पर्सन, किसी भी ऑर्गेनिज्म की जीन पे एक जीन के आगे पूरा का पूरे जीन की मैपिंग करते हैं तो उसे हम कहते हैं जीनोम मैपिंग। ये क्यों किया जाता है, ताकि हम लोग किसी पेशेंट की हेल्थ का अंदाज़ा लगा सकें उसके म्यूटेशन, उसके जीन को स्टडी करने के बाद। जीनोटाइप क्या होता है, अगर जेनेटिक लेवल पे ट्रेड आपको दिखाई दे रहा है तो उसे हम कहेंगे जीनोटाइप। फिनोटाइप में क्या, हम लोग को बाहर से ऑब्जर्व कर सकते हैं फिजिकल, अगर वो दिखने में सेम है लेकिन जीन में कुछ अंतर है तो उसे जीनोटाइप ऑफ डिफरेंस कहेंगे, लेकिन अगर दिखने में ही अलग है तो वो फिनोटाइप कहेंगे। अब CRISPR की बात करी जा रही है तो इसका फुल फॉर्म रहा ये क्या करता है, जीएनए को टारगेट करता है, सिस्टम कंसिस्टिंग आरएनए मॉलिक्यूल और गाइड डिजाइन टू बाइंड अ स्पेसिफिक डीएनए बेसिस। ये स्पेसिफिक डीएनए में जाके बैठता है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग करता है और जो कि एसोसिएटेड होता है न्यूक्लियस के साथ। और ये क्या करता है, मेनली इसको आप समझ लीजिए कि इसका काम है एक एंजाइम के साथ मिलके डीएनए को कट करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कट करना हमारे जेनेटिक जो बायोटेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा काम है, क्योंकि अनवांटेड को जब तक कट नहीं करेंगे, हटाएंगे नहीं, तब तक हमारा काम नहीं होगा। लुलू नाना एक दो ऐसे बच्चे हैं जिनको CRPF जीन एडिटिंग के थ्रू पहली बार बनाया गया था।
अब स्टेम सेल्स क्या होते हैं? ऐसे सेल्स जो कि भी टाइप का सेल बना सकते हैं, उसे हम लोग कहते हैं स्टेम सेल। वो चाहे तो स्किन सेल भी बन सकते हैं, वो चाहे तो लीवर सेल भी बन सकते हैं, वो चाहे तो हमारे स्किन सेल बन सकते हैं, पेनक्रियास सेल बन सकते हैं, लीवर सेल बन सकते हैं। सोमैटिक सेल्स क्या होती हैं? जो कि हमारे रिप्रोडक्शन में इवॉल्व नहीं होते हैं, उनको हम लोग सोमैटिक सेल कहते हैं। जो कि हमारे रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, उनको हम लोग जर्म सेल कहते हैं। जर्म सेल कहाँ होते हैं? ओवरीज में और टेस्टिस में। रेट्रोवायरस क्या होते हैं? ये एक फैमिली है वायरसेस की, जहाँ पर आरएनए जो होता है वो उनका जेनेटिक मटेरियल होता है। ट्रांसजीन क्या होता है? अगर किसी जीन को आपने दूसरे एनिमल में डाला तो उसे हम लोग कहेंगे ट्रांसजीन। इसके अलावा नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग की यहाँ पर बात करी गई है। अब ये जो है हैदराबाद में यहाँ पर बात हुई है इस चीज़ की। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर? नेक्स्ट जीन सीक्वेंसिंग जो है वो हमारी किस तरीके से ज़्यादा कारगर है, किसके मुकाबले? ये सैंगर मेथड, ये डिफरेंट है सैंगर मेथड से। क्यों? सैंगर मेथड में क्या होता है? होल जीनोम का सीक्वेंसिंग करी जाती है और क्या करा जाता है? मैसिव पैसिवली एनालिसिस करा जाता है। पैसिव में पैरेलल रख के एनालिसिस करा जाता है। अच्छा, इसमें ये डिफरेंस है और ये डिफरेंस है। यहाँ पर मल्टीपल सैंपल की ज़रूरत होती है और इससे क्या होता है? रिड्यूस होगी कॉस्ट, SGR से रिड्यूस होगी कॉस्ट। अब ये किस तरीके से NSG किस तरीके से हेल्प करेगा? ये पेरेंटल जीनोम स्क्रीनिंग करेगा, काउंसलिंग करेगा। इससे क्या होगा? लार्ज स्केल में जीनोमिक डाटा हमें मिलेगा, जिससे कि हम लोग डायग्नोस कर सकेंगे और थेरेपी को और ज़्यादा इस्तेमाल कर सकेंगे। अब इसके बाद आ जाता है ई कोलाई। ई कोलाई में सबसे पहले आपको बात क्या याद रखनी है? वन एंड ओनली आपको ये बात याद रखनी है कि ये वर्ल्ड का फर्स्ट ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो फुल्ली सिंथेटिक है, ठीक है, और रेडिकली अल्टर्ड DNA के साथ बनाया गया है। तो फुल्ली सिंथेटिक एंड रेडिकली अल्टर्ड DNA के साथ पहला जो ऑर्गेनिज्म बनाया गया है वो कौन सा है? ई कोलाई। तो ये पेपर में भी आ जाए क्योंकि ये पहली बार हुआ है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आगे हम लोग पढ़ेंगे मानव